हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी भारत में विविधता के बारे में समझाएंगे कि भारत में विविधता किस प्रकार है और हम किस प्रकार विविध होकर के भी एक है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम समझेंगे कि विविधता होती क्या है, किस किस प्रकार की होती है और हम इसे कैसे आज के रूप में कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो विविधता कहने का मतलब है कि हम विविध हैं। विविध मतलब अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? जैसे हम सभी का एक दूसरे में किसी न किसी तरह से भेदभाव या फिर कह लें कि कुछ सिमिलरिटी नहीं होती है। सिमिलरिटी जैसे कि आपकी जाति धर्म अलग होता है, आपका जन्म स्थान अलग होता है, आपकी भाषा अलग होती है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, रहने सहने का तरीका अलग होता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है जो है एक दूसरे में एक जैसी नहीं पाई जाती हैं। और ये एक जैसी नहीं पाई जाती हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में विविध प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध धर्म के लोग हैं। इसलिए कई धर्मों को मानने वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं और एक साथ रहते हुए भी हम अपने अपने धर्मों का अच्छी तरीके से हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है विविधता। ठीक है, विविधता आपने समझा कि विविध हम लोग एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे विविध है। आइए समझते हैं कि हम लोग समझते हुए भी या फिर ये कहते हुए भी कि हम सब एक दूसरे में अलग होते हुए भी समान हैं, लेकिन समान होने के साथ साथ हमारे अंदर कुछ असमानता भी आती है। असमानता कैसी होती है? जैसे कि अब कह ले हम कि मान लीजिए कि आर्थिक रूप से किसी के पास कोई बहुत सारी संपत्ति है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, उसके पास बहुत ढेर सारा धन है, पैसा है, एकदम बैंक बैलेंस उसका भरा हुआ है, लेकिन वही किसी दूसरे के पास में कुछ नहीं है। वो अपनी जो भी दैनिक काम है उसको भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। उसको दिन भर मजदूरी करता है, शाम को उसको वेतन मिलता है। तो कहाँ है कि एक तरफ जिसके पास सब कुछ है और एक तरफ किसी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा असमानता। गैर विविधता मतलब विविध तो है, लेकिन विविध में भी हम कुछ ज्यादा ही अलग हो गए हैं। जो हमारी जाति धर्म से अलग हो जाती है हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसमें भी आपकी एक आती है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था से हम क्या समझते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे सोच है या फिर ऐसे सोच को मानने वाले लोग हैं कि हमारे बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उनका जो भी हम विवाह करें, शादी करें, तो हम अपने ही कास्ट में, अपनी ही जाति, अपने ही धर्म के लोगों के साथ या बच्चों के साथ करें। तो उससे क्या है कि हम अपनी जाति को प्रेफरेंस देते हैं, प्रमुख देते हैं कि हाँ हमारी जाति है, हमारी धर्म है, हम उसे अपनी जाति में ही अपना संबंध विस्तार करेंगे। तो ये अभी भी असमानता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। अब है ये आपने समझा विविधता क्या होती है। विविधता के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ असमानताएं भी मिलती हैं, फिर भी हमारी समझते हैं क्या भारत में किस प्रकार हम लोग विविध है। ठीक है, तो भारत में विविधता का है कि भारत में भी कई सारे लोग रहते हैं। आप जानते ही हैं कि भारत में सारे धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी कई सारी भाषा होती है, कई सारी उनकी जातियाँ होती हैं और उनके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके अलग अलग देवी देवता होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को लोग मानते हैं। तो इसमें भी हम किस तरह से कैसे अलग है, किस प्रकार से अलग है, आइए हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम दो प्रकार को से उसको समझेंगे। कैसे? एक तो पहला ऐतिहासिक और दूसरा भौगोलिक। ऐतिहासिक रूप से समझने के लिए हम जैसे कि आप इतिहास का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि पहले से हमारे यहाँ पे लोग या अभी भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। तो जा करके वहाँ रहने के कुछ कारण भी होंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले के लोग कहीं जाते थे तो लोग क्यों जाते थे? या तो युद्ध हुआ हो राजा लोग में या फिर किसी सरकार के साथ कोई युद्ध हुआ हो। अब युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया तो भाई अब तो यहाँ कुछ रहा नहीं, चलो कहीं और चलते हैं।
या फिर अकाल पड़ गया हो, कोई बहुत प्राकृतिक आपदा आ गई हो, वो बाढ़ आ गया हो, सूखा आ गया हो, भूकंप आ गया हो, तो उनका जो भी उन्होंने बना रखा था अपना समाज या फिर घर, जो भी उनका एक आर्थिक सोर्स था कि जिससे उनको पैसे मिल रहे थे या पैसे कमा रहे थे वो लोग, तो वो खत्म हो गया। तो अब वो लोग ये समझे कि चलो भाई अब तो यहाँ कुछ रहा नहीं, हम कहीं और चलते हैं, या फिर कोई किसी से, हाँ किसी के सगे संबंधी वहाँ रहते हो, हम वहाँ चले गए और फिर हम वहाँ हमेशा के लिए बस गए। तो अब इससे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तो वो लोग आ गए, लेकिन आने के साथ साथ क्या होता है कि वो अपने साथ में कुछ चीज़ें भी ले आते हैं, कुछ चीज़ें या फिर कुछ वस्तुओं, कहने का मतलब है कि कोई सामान नहीं लाते हैं, अपने साथ साथ वो अपने कुछ सांस्कृतिक धरोहर को लेके आते हैं। जैसे भाषा लेके आते हैं, अपने धर्म लेके आते हैं, अपनी जातियाँ लेके आते हैं, या फिर अपने कुछ जो व्यवहार होते हैं उसको लेके आते हैं। अब ये तो उनसे अलग नहीं होंगी, तो ये उनके साथ आती हैं। और आने के साथ में क्या होता है कि फिर वो जहाँ रहते थे और जहाँ आते हैं, मान लो वो लोग कहीं दूसरी जगह रह रहे हो और वो लोग अभी दूसरी जगह आ गए हैं, तो अब क्या होगा कि उनकी अपनी धर्म नीति थी और जहाँ पे अब वो लोग रह रहे हैं उनकी एक धर्म नीति है। तो हर चीज़ का अलग अलग है। तो अब वो लोग क्या होता है कि वहाँ से आते तो उनकी भी अपनी धर्म और जहाँ आए हैं उनका भी अपना एक व्यवहार, जो भी सामाजिक व्यवहार रहता है, तो उसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने से क्या होता है एक नई संस्कृति जन्म लेती है, जिसको हम लोग मिश्रित संस्कृति भी कहते हैं। मिश्रित संस्कृति जैसे कि वो लोग अपनी एक संस्कृति लेके आए, सांस्कृतिक विरासत लेके आए, धरोहर, और जहाँ आए वहाँ भी अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर थी, तो दोनों के साथ क्या हुआ, वो लोग मिक्सअप हो गई। और मिक्सअप होने के बाद एक नई संस्कृति जन्म लेती है, मिश्रित संस्कृति, जो अब भी कहीं आपको देखने को मिल जाती है कि कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर रहने लगता है, तो कुछ चीज़ें आपस में कंबाइंड हो जाती है और दो चीज़ें एक हो जाती हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण भी लेते हैं। उदाहरण कैसा, जैसा कि आपके चैप्टर में दे रखा है केरल और लद्दाख के बारे में। तो बच्चों आइए हम लोग समझते हैं कि भारत में विविधता जो है आपके ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से हम इसको समझेंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कहने का मतलब है कि इतिहास में हम लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह आए थे। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग कुछ कारणों से जाते हैं। कुछ कारण कहने का मतलब है कि लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ पे कुछ उनकी दिक्कतें आ गई होंगी, कोई समस्या होगी, वहाँ का राजा जो है युद्ध कर रहा होगा, युद्ध में हार गया होगा, अब वहाँ की जो भी बहुत सारी जन हानि हुई होगी, तो लोग अपना जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा करके अपना गुजर बसर या फिर रहने का ठौर ठिकाना बना लेते हैं। दूसरा कारण है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, अकाल है, सूखा है, बाढ़ आ गई है, किसी भी कारणवश भूकंप आ गया है, तो वहाँ पे सब कुछ जो था उनका वो सब खत्म हो गया। सब खत्म होने के मतलब है कि वहाँ पे उनका कोई भी जीवन यापन करने का कोई अब संसाधन बच नहीं गया है, तो वो लोग कहीं और जा कर के अपना निवास बनाते हैं, या फिर किसी के यहाँ रहने के पर्पस से चले जाते हैं कि हम मेरे रिश्तेदार उस जगह रहते हैं और हम वहाँ पे चले जा रहे हैं और हम अब वहीं पे अपना सारा बाकी का जो जीवन यापन है हम वहीं अपना करेंगे। कुछ लोग स्वेच्छा से चले जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो लोग गए हैं एक जगह से छोड़ करके कि हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वो अपने साथ साथ कुछ चीज़ों को भी ले जाते हैं ना। अब चीज़ें कहने का मतलब क्या है कि अपने साथ अपने देश की, जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर या फिर सांस्कृतिक विरासत को भी तो ले जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे तो अपने उनका धर्म होगा, कुछ जो कैसे वो लोग अपने त्यौहार मनाते होंगे या फिर क्या था उन लोग का जीवन यापन करने का तरीका, तो वो लोग ये सब चीज़ें तो उनके साथ जाएंगी, और जहाँ जाएंगी वहाँ की भी कुछ अपने धर्म रहेंगे, कुछ सांस्कृतिक विरासतें रहेंगी, धरोहर रहेगी। तो क्या होगा कि एक जगह से अब सांस्कृतिक विरासत गई और दूसरी जगह जाकर के बस गई। अब बसने के बाद क्या होगा कि एक नई सांस्कृतिक विरासत जन्म लेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित संस्कृति की
हमारी संस्कृति प्लस आपकी संस्कृति दोनों मिल गई तो क्या हो गई, मिश्रित संस्कृति। ठीक है, जो कि आज भी हम लोग देखते हैं, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाकर के अपना अगर बाकी का जीवन व्यतीत करता है तो कुछ चीज़ें वो मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, अब इस जो ऐतिहासिक रूप से या फिर कहें हम भौगोलिक रूप से हम जो भी विविधता को समझना चाहते हैं या फिर जो समझ रहे हैं उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे कि हम भारत के 2 राज्यों को समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भारत में किस प्रकार की विविधता है और भारत में कैसे विविध होते हुए भी लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सब बात करेंगे आपकी लद्दाख राज्य को लेकर के। लद्दाख राज्य है आपका, भारत का नक्शा देखा है आपने, भारत के नक्शे में उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में है ये। ठीक है, उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में है। अब यह भारत के सबसे ऊंचे स्तर पर होने के साथ साथ ये क्या है, एक ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर्वत है, पहाड़ है और ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान राजस्थान वाला नहीं होता है, ये भी ठंडा रेगिस्तान, बर्फ का रेगिस्तान भी होता है। राजस्थान में क्या है, बालू वाला रेत वाला रेगिस्तान है और यहाँ पे बर्फ वाला रेगिस्तान है, ठंडा है। अब ये ठंडा प्रदेश होने के साथ साथ में क्या होता है कि अगर ठंडा है तो वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे, ज़्यादा ठंडी में भी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पेड़ पौधे क्या होते हैं, ना के बराबर पेड़ पौधे नहीं है, फसलें नहीं होती हैं, फसलें नहीं होंगी। ठीक है, अब फसल नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वो लोग अपना जो जीवन यापन है, खाने पीने का कैसे सामग्री जुटाएंगे, कैसे निर्भर रहेंगे अपने खाने को लेकर के, किस चीज़ पर निर्भर रहेंगे। तो वो लोग ज़्यादातर पशुओं पर या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों पर, वो लोग दूध से बनी हुई वस्तुओं पर वो लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है, पशु है, दूध से बनी हुई वस्तुओं पर वो लोग निर्भर रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे हरी सब्जियाँ, साग, फसलें, अनाज ये सब कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब पशु की अगर बात करें तो पशुओं में एक विशेष प्रकार के वो लोग पशु पालते हैं, कौन, भेड़। भेड़ इम्पोर्टेंट क्यों है, भेड़ से हम उन्हें एक विशेष प्रकार का ऊन मिलता है जिसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। पश्मीना ऊन, जिससे क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। शॉल जो ठंडियों में ओढ़ती है ना मम्मी लोग, या आप लोग भी ओढ़ते हैं। ठीक है, तो पश्मीना शॉल बनाई जाती है जो कि बहुत गर्म होती है और भारत में या फिर भारत से जो बाकी के जो देश हैं उसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत फेमस है यह शॉल। ठीक है, अब ये हो गया इनका जीवन यापन करने का एक संसाधन। अब समझते हैं कि ये लोग क्या कोई व्यापारिक दृष्टि से भी इनका कोई योगदान था या फिर इनका कोई क्षेत्र था व्यापारिक दृष्टिकोण से, कैसा, ऊपरी हिस्से उत्तर के पास में ही यहाँ मध्य एशिया का एक क्षेत्र है, मध्य एशिया है यहाँ पर, जहाँ से लोग लद्दाख होते हुए कहाँ जाते हैं, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है, तो यहाँ से लोग लद्दाख होते हुए तिब्बत जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत थोड़ा सा पास पड़ता है। ठीक है, अब व्यापारिक दृष्टिकोण से जितने भी व्यापारी लोग हैं, इस साइड के जितने भी व्यापारी लोग हैं वो लोग लद्दाख होते हुए तिब्बत जाते हैं, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको,
छोटा तिब्बत, किसे कहते हैं? लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब ये इसका व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया कि व्यापार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है। अब ये लोग यहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, व्यापार भी करते हैं। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देख लिया तो थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से क्या है कि हमारे भारत में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के भी लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसी रास्ते से तिब्बत जाते हैं। ये तिब्बत गए थे पहले, अब तो आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लद्दाख होते हुए तिब्बत जाते हैं। और उन सभी लोग को कविताएं या फिर गानों का बहुत शौक है। शौक कहने का मतलब है कि हर एक क्षेत्र का, हर एक राज्य का अपना एक विशेष लोकगीत होता है, लोक ग्रंथ होता है, कुछ अपनी एक संस्कृति होती है। ठीक है, तो अब इन जो उनके जो प्रमुख लोकगीत हैं, उन लोकगीतों को संग्रह भी तो करेंगे। तो इनके जिस पुस्तक में इनके लोकगीत या फिर लोक ग्रंथ जो है जिसमें लोकगीत संग्रहित है, उसको क्या कहते हैं? केसर धागा। ठीक है, केसर धागा नाम की एक पुस्तक है जिसमें यहाँ के लोकगीत या फिर गाने, कविताएं, ये सब इसके अंदर संग्रहित की गई है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी है आपके लद्दाख राज्य को लेकर के कि वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, वहाँ का व्यापारिक दृष्टिकोण क्या है और धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम लोग केरल राज्य को। केरल राज्य कहाँ है? पता ही होगा आपको, दक्षिण के क्षेत्र में है, जो कि भारत के सबसे निचले हिस्से में है। ठीक है, यहाँ पे आपके केरल है, समुद्र तट से घिरा हुआ है। यहाँ पे क्या है? समुद्र है, सबसे नीचे है समुद्र है। और केरल के एक भाग में क्या है? कुछ छोटे छोटे पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, तो एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ से पहाड़ है। अब केरल के लोग का कैसा जीवन यापन था? कुछ तो होगा भाई, यहाँ के लोग भी तो अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो यहाँ के लोग भी जीवन यापन करेंगे। कैसे करते थे वो लोग? कि केरल के लोग को पानी की समुचित व्यवस्था थी, क्योंकि समुद्र भाई उनके पास इतना बड़ा समुद्र था। तो वो लोग अपना जो खाने पीना था, उनका मुख्य भोजन जो खान पान का था वो था मछली, सब्जी, हरी सब्जियाँ, चावल, ये सब उनका भोजन था। क्योंकि पानी पास में थी और इसलिए वो लोग ज़्यादातर दूध या फिर पशुओं पे निर्भर नहीं थे, वो लोग अनाज पे निर्भर थे, क्योंकि वहाँ पे अनाज होता था। ठीक है, ये केरल के लोगों का जो खाने पीने का था वो था, उसके बारे में है ये। अब हम समझते हैं क्या कि केरल और किस दृष्टिकोण से फेमस है, या फिर केरल को और हम किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो केरल को और चीज़ों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि केरल फेमस है, हमारे दक्षिण में है और यहाँ के मसाले आपने सुन रखा होगा कि मसाले जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं ना, वो केरल से आते हैं। तो केरल हमेशा मसालों के लिए बहुत फेमस है। शुरू से लेकर के आज तक जितने भी व्यापारी आए हैं वो इन मसालों के लिए ही हमारे भारत से व्यापार करना, ज़्यादातर व्यापारी जो है मसालों के लिए ही व्यापार करने के लिए हमारे भारत आए थे। ठीक है, ये मसालों के लिए केरल बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है एकदम। ठीक है, अब क्या है कि मसाले हैं, अच्छे उत्पादन करता है। तो अब अच्छे उत्पादन का मतलब क्या है कि व्यापारी आएंगे तो हमारे भारत का भी तो कुछ आर्थिक सहयोग होगा। तो व्यापारी इन मसालों के लिए ही हमारे यहाँ आए थे और
यहाँ का कुछ और भी चीज़ें हैं केरल के बारे में। और चीज़ें क्या है कि व्यापारी आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पे? अरबी आए थे। अरबी के बाद यहूदी आए थे। यहूदी के बाद तो फिर लोग आते रहे यहाँ के व्यापार, मसालों के लिए व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक संत आए थे। उन संत का क्या नाम था बताइए? पता होगा आपको, चैप्टर में पढ़ा होगा। उन संत का नाम था संत थॉमस। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कौन है। ये एक क्रिश्चियन थे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। किस धर्म का? ईसाई धर्म का। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो हमारे भारत आए थे। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा उनका जीवन यापन हो गया। व्यापार के लिए कौन आता था, किस लिए व्यापार, किस चीज़ के व्यापार के लिए आता था? कोई भी हमारे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं। और ईसाई धर्म, धार्मिक जो भी दृष्टिकोण है, धर्म की दृष्टि से यहाँ पे आज से 2000 वर्ष पूर्व के लगभग में एक संत आए थे, संत थॉमस, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे थे हमारे यहाँ भारत में। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कि इनका त्योहार कोई था। कोई तो त्योहार होगा इनका प्रमुख, फेमस एकदम। तो इनका त्योहार है ओणम। ओणम इनका बहुत एक फेमस त्योहार है, जिसमें एक प्रतियोगिता कराई जाती है, नाव प्रतियोगिता, जो कि देखा होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में, या फिर अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, रह गए हैं कभी घूमने के लिए, या फिर आपने देखा होगा कि पानी में एक बड़ी सी नाव रहती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और एक दूसरे से रेस लगाते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, अब ये आपने अब देखिए क्या है, इन दोनों में समानता कैसी है। दो राज्य हैं, भारत के ही दो राज्य हैं, लेकिन दो अलग अलग, जिसमें सब चीज़ें हैं। कैसे? एक तो इनका यहाँ जीवन यापन, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए वो लोग पशुओं पे, पशुओं से बनी हुई चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण, मध्य एशिया के लोग इसी रास्ते, लद्दाख के रास्ते जाते हैं तिब्बत अपना व्यापार करने के लिए। धर्म की दृष्टि से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लोग जाते हैं। या फिर क्या है कि आपका जो भी कविताएं हैं, गाने हैं, लोकगीत है, उसको संग्रह करने का भी धर्म है, यहाँ पे संग्रहित करते हैं लोग। वही है केरल। केरल में क्या है कि केरल समुद्र के किनारे बसा है, पानी का बहुत अच्छा सोर्स है एकदम पास में। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, मछली होती है, चावल होता है, और सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ भी होती है, खेती होती है, मसाले हैं। मसालों के लिए तो केरल बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है एकदम। केरल, जहाँ लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, केरल में उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये भी एक अंतर है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे व्यापारी आए, वो यहाँ पे मसालों के व्यापार के लिए आए। अरबी आए, यहूदी आए। धर्म की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे संत थॉमस आए अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और त्यौहार, वहाँ पे ओणम एक त्यौहार है जिसका प्रमुख केंद्र है नाव प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये विभिन्नता है हमारे भारत देश के राज्यों में, लेकिन फिर भी क्या कह जाते हैं, ये भारत के राज्य हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा समझते हैं क्या कि दोनों में भौगोलिक या फिर भौगोलिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा, विभिन्नता भी देखी और समानता भी देखी कि दोनों जगह के लोग या फिर दोनों राज्यों के लोग कहीं किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, जो वहाँ की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि विविधता में एकता। ठीक है, विविधता में एकता कहने का मतलब है कि हम लोग कहने का मतलब कि भारत में जितने राज्य, 28 राज्य हैं हमारे भारत में, 28 राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से भिन्न हैं। वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के जो भी त्यौहार हैं,
जो भी सांस्कृतिक जो धरोहर है, विरासत है, सब चीज़ में हम एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी विविधता है। लेकिन विविधता के साथ साथ हम लोग एक हैं। हम जब कहते हैं कि हम केरल राज्य से थोड़ा ना है, हम भारत के केरल राज्य से हैं। तो भारत एक देश है जिसमें एक राज्य है केरल, हम वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम इंडिकेट करते हैं अपने पूरे भारत को। ठीक है, तो भारत हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा देश है जिसमें हमारे कई सारे राज्य रहते हैं, और राज्यों में हम लोग रहते हैं जो भी हम किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसी में आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि हमारा भारत कैसे एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी एक है। ठीक है, तो ये थी आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक। आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, धन्यवाद।